पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोल में आपको करना है जवाब। सिलेबस एकदम सेम है, पेपर 1 पेपर 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्वेश्चन आपके सामने आए और आप सॉल्व कर दें, आपको फर्क भी ना पड़े कि पेपर 1 का था कि 2 का था, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है। सिलेबस में कोई रत्ती भर का भी अंतर नहीं है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और समझते हैं कहानी क्या है। आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसने पूछा है नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। यानी ये एक टास्क है जो लर्नर्स को ग्रुप में, समूह में करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की, यानी वोकैबुलरी लर्निंग की जब ये बात हो रही है, शब्द संपदा मतलब वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइज है एक। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलती हूँ और इसलिए सभी को फायदा होगा जो लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पेडागोजी सेलेक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। ठीक, तो शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाएं। क्वेश्चन क्या है? बच्चों के लिए जो क्वेश्चन है वो है कि ये जो निम्नलिखित शब्द हैं 3, इनके बीच में क्या संबंध है और वाक्यों का कैसे, क्या वाक्य इससे बन सकता है, उसका पता लगाना है। हमसे क्या पूछा है? पेडागोजी टीचर से क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। यानी ये जो एक्टिविटी टीचर ने दी है इसको पेडागोजिकल वे में क्या कहेंगे? तो पहला है समूह शब्दावली, समूह शब्दावली, यानी समूह बनाए हुए हैं उसकी शब्दावली। शब्द जाल है ये, यानी कोई पजल है वर्ड्स का। थीम आधारित शब्दावली है या फिर शब्द समूह है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर देखा जाए बस तरीका पूछने का बदल दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है शब्दों में? परिवार, संबंध और भावनाएं। परिवार यानी फैमिली, संबंध कहां होते हैं? परिवार में ही होते हैं, रिलेशंस, है ना। और रिलेशंस में भावनाएं होती हैं या नहीं होती हैं? इमोशंस भी होते हैं। तो ये सब एक ही थीम पे आधारित हैं जो कि है परिवार, ठीक है ना। तो ये एक ही थीम पर आधारित हैं। थीम आधारित शब्दावली इसको कहते हैं। यानी थर्ड ऑप्शन, जो कि आप लोग 48% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। इसको इस तरह से भी पूछ लिया जाता था। कई बार क्या करते थे, क्वेश्चन दे देते थे, मान लीजिए स्कूल या विद्यालय कह देंगे हिंदी में, विद्यालय, शामपट यानी ब्लैक बोर्ड। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस टॉपिक से क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस दोनों ही लैंग्वेज का, दोनों ही पेपर का सेम है। ठीक, लैंग्वेज के लिए स्कूल, शामपट और कुछ, मान लीजिए आपको खेल का मैदान ऐसा दे दिया कुछ, या फिर शिक्षक लिख दिया। ये सब क्या है, किससे जुड़े हुए हैं? स्कूल के ही थीम से जुड़े हुए हैं ना। तो बच्चे का जो उस थीम के अराउंड शब्द भंडार है वो विकसित हो जाएगा। इसको थीम आधारित शब्दावली कहते हैं कि एक थीम के अराउंड जितने भी शब्द हो सकते हैं उनको बच्चा कनेक्ट करना सीखेगा और उसका शब्द भंडार बेहतर होगा। थीम आधारित शब्दावली कहते हैं इसको। तो ये जो पेडागोजिकल अप्रोच है वो है थीम आधारित शब्दावली की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और आप जवाब देंगे पोल में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में, यानी अब यहाँ पे प्राथमिक लिखा हो, कुछ और लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। रेयर केस के कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ये देखना भी हो कि ये पेपर 1 में आया था कि पेपर 2 में, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? यानी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी के, यूज ऑफ लाइब्रेरी के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि, यानी हम इसको एक कोई स्टोरेज रूम की तरह नहीं देखें कि स्टोर रूम है जहां पे किताबें हमने स्टोर की हुई हैं, बल्कि कैसे देखें? पहला ऑप्शन है, और क्या लिखा हुआ है ऊपर कि सही नहीं है। एक तो सही नहीं है, नहीं लिखा है तो वैसे ही ध्यान से, और दूसरा कि एक भंडार गृह के रूप में ना देखा जाए, इसको एक स्टोरेज रूम के रूप में या स्टोर रूम के रूप में ना देखा जाए। पहला ऑप्शन है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। आदर्श पठन क्या होता है? आइडियल टीचिंग कहेंगे इसको एक तरह से, या मॉडल टीचिंग कह देते हैं इंग्लिश में। मॉडल रीडिंग कि टीचर प्रॉपर सुर लय ताल के साथ पढ़ के दिखाए। अध्यापक या कोई और अडल्ट लाइब्रेरियन या कोई भी हो सकता है, ये आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं लाइब्रेरी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। बच्चे को भी एक सिटिंग कॉर्नर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय में हमें नेगेटिव चाहिए। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। यानी जो लाइब्रेरी है सिर्फ वही जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, यानी पाठ्य पुस्तक हैं, उनका लाउड रीडिंग या जिसको हम सस्वर पठन कहते हैं, सुर लय ताल के साथ जो पूरा पठन है, चाहे कोई कविता है तो उसको गाकर पूरी उसकी जो राइम है रिदम के साथ, है ना, सुर लय ताल का प्रयोग करके उसका उपयुक्त, सबसे बेहतर ये काम सिर्फ
पुस्तकालय में होगा। क्यों? बच्चे गार्डन में भी कर सकते हैं, बच्चे घर पे भी कर सकते हैं, क्लासरूम में भी ये काम किया जा सकता है कि टीचर रिसाइट कर रही हो या एक कविता का वाचन कर रही हो, सस्वर पठन करा रही हो। जरूरी थोड़ी सिर्फ लाइब्रेरी में ही होगा ये काम या पुस्तकालय में ही होगा। तो ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है, फिर भी हमें बाकी के दोनों ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इससे भी गलत कुछ हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। यानी बाल साहित्य जिसको हम कहते हैं चिल्ड्रंस लिटरेचर, है ना, बचपन में पढ़ते थे ना, तो अगर हम देखें बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए कि भाई कोई कहानी है, कोई कविता है या कोई नाटक है, तो ये अलग अलग विधाएं हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो इस तरह की अलग अलग किताबें हो सकती हैं लाइब्रेरी में। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए कि बच्चे एक्टिव रहेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया है लाइब्रेरी। सही बात है, लेकिन गलत क्या है? गलत है सेकेंड ऑप्शन, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या 2 सेकेंड जो ऑप्शन है वो आपका गलत है और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी का होना जरूरी है? साक्षरता मतलब लिटरेसी, कि बच्चा पढ़ना सीख जाए, लिटरेट बन जाए। इसको अर्जित करने के लिए बच्चे में निपुणता किसको लेकर के होनी चाहिए, यानी मास्टरी, किस चीज पे उसकी पकड़ होनी चाहिए एक बच्चे की? पहला ऑप्शन है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। डिकोडिंग क्या है? आप डिकोड कर पा रहे हैं तभी ये पढ़ पा रहे हैं, है ना। साक्षरता का मतलब लिटरेसी होता है, या आपने इसको डिकोड किया अपने ब्रेन में कि स साथ में आ का डंडा, फिर क्षत्रिय वाला, फिर र लिखा हुआ है, त फिर आ की मात्रा, तो साक्षरता है ये आपने अपने ब्रेन में डिकोड किया है। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। अवबोधन क्या है कि साक्षरता का मतलब क्या है, यानी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। बात तो पॉजिटिव लग रही है, फिर भी देखेंगे। कह रहे हैं मास्टरी किसकी? सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। यानी आप अगर साक्षरता यानी पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, साक्षर होना चाह रहे हैं कि पढ़ के समझ पाए आप, इसके लिए सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट होगा, उच्चारण एकदम सही होगा तभी आप पढ़ के समझ पाएंगे। कई लोगों का उच्चारण भाई अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण अलग हो सकता है, या एक्यूरेट ना हो या मानक ना हो, ये हो सकता है। जैसे अगर कोई बिहार से है तो वो सड़क को सड़क बोल सकता है, ये क्या हुआ? ध्वन्यात्मक बोध में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सटीक तो है। ऐसा थोड़ी सड़क को वो हवाई जहाज समझ रहा होगा, सड़क पढ़ के समझ तो सड़क ही रहा होगा, बेशक ध्वन्यात्मक बोध डिफरेंट है। तो यहां पे लिटरेसी में ऐसा नहीं है कि ध्वन्यात्मक बोध एकदम एक्यूरेट ही चाहिए, नहीं। ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, यानी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, कि आप ध्वनि, ये ध व और ये न पे छोटी की मात्रा बनेगी तो इसको ध्वनि कहेंगे। ये ध्वन्यात्मक जागरूकता है कि एक अक्षर से दूसरा एक अक्षर मिलकर के कैसी साउंड क्रिएट करेगा। ठीक है भाई, ये भी सुनने में, लेकिन ये रीडिंग के बारे में है सिर्फ। यहां पे हम साक्षरता की बात कर रहे हैं कि आप पढ़ के समझ भी पाए। दृश्य यानी साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। साइट शब्दावली क्या होती है? साइट वर्ड्स इंग्लिश में भी कहते हैं जिनको आप देखते ही पहचान लेते हैं। जैसे चाहिए, अब ये चाहिए एक साइट वर्ड है जिसका मतलब आप एक बार एक नजर में पहचान लेंगे, है ना। अगर लिखा हुआ है में घर, तो इनका मतलब आप एक नजर पढ़ते ही पहचान लेते हैं। इनको इसलिए साइट वर्ड या दृश्य सामग्री कहा जाता है क्योंकि एक नजर में, एक दृश्य में ही आप इनका मतलब समझ जाते हैं। ठीक, तो ये भी सही नहीं है। सबसे बेहतर है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। अगर आपको साक्षरता अर्जित करनी है, आपको लिटरेसी अर्जित करनी है, यानी आप पढ़ के समझ पाए, तो एक तो आपको चाहिए डिकोडिंग, कि जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ के डिकोड कर पा रहे हैं कि इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। या और दूसरी चीज क्या है? भाषा अवबोधन, जिसको लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, कि पढ़ के आप समझ भी पाए कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। एक तो डिकोडिंग के साक्षरता लिखा हुआ है, ये आप पढ़ पाए डिकोडिंग करने की वजह से। और इस साक्षरता का मतलब या इस क्वेश्चन का मतलब, एक तो आपने क्वेश्चन पढ़ने में जो चीज लगाई वो है डिकोडिंग। भाषा अवबोधन क्या है? आप पढ़ के समझ पाए, ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है। इन दोनों के बिना साक्षरता अर्जित नहीं की जा सकती। चाहे आप कितना भी एक्यूरेट पढ़ रहे हो, मतलब समझ नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, उस चीज का अर्थ निर्माण ही नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाले समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। यानी एनसीएफ के अकॉर्डिंग हम एक ऐसा एनवायरमेंट जहां हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन हो, वो प्रतिभागिता अपनी मतलब शामिल हो अपने कोई भी एक्टिविटी अगर क्लासरूम में हो रही है तो। दूसरा, सबको इंक्लूड किया जा सके, चाहे कोई धीमे सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई देख सकता है, नहीं देख सकता है ना। सबको वेलकमिंग महसूस हो कि हम इस क्लास का हिस्सा हैं। आनंददायी परिवेश हो, यानी जहां बच्चे खेल खेल में खुशी खुशी में सीख रहे हैं।
तो ऐसा परिवेश किस तरह से सृजित किया जा सकता है, निर्मित कैसे किया जा सकता है, बनाया कैसे जा सकता है, पहला क्वेश्चन। अब इसमें बस एनसीएफ का जिक्र किया गया है, आपको बच्चे की भलाई ही देखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है एनसीएफ लिखा होता नहीं लिखा होता, जवाब वही रहता है ना। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, विकास के विभिन्न आयाम कौन से होते हैं, पीसीएसई आपको बताया हुआ है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल। अब इसलिए आपकी जो सीडीपी है, जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, वो महत्वपूर्ण है सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में। आपको पता है विकास के विभिन्न आयाम हैं, यानी आपका शारीरिक विकास, आपका मानसिक विकास, आपका सामाजिक व सामवेगिक यानी भावनात्मक विकास। तो बच्चे के विकास के सभी आयामों को यदि हम जोड़ करके ऐसे काम करने को देंगे उनमें जिसमें सारे आयाम जुड़ पा रहे हैं, जैसे जब वो कविता का वाचन कर रहे हैं एक तरह से, या कविता को सुर लय ताल के साथ गा रहे हैं मान लो, तो फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है ना। एक मछली पानी में गई है ना, छपैक, तो वो क्या है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो शरीर भी उनका इन्वॉल्व है, शारीरिक विकास भी, फिर उनको वो एंजॉय भी कर रहे हैं तो उनके इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं, ग्रुप में कविता को एक साथ पढ़ रहे हैं या गा रहे हैं तो सामाजिक विकास भी इन्वॉल्व है और मानसिक विकास भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भाषा भी सीख रहे हैं। तो ये सभी पहलू विकास के एक साथ इंक्लूड हो गए, और यही एनसीएफ भी चाहता है या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहेगा, ठीक है ना। रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, देखो सजावट कितनी भी कर लो, यदि बच्चा इंक्लूडेड या उसको मजा नहीं आएगा क्लासरूम में, वो सिर्फ सजावट से नहीं आएगा, उसको पार्टिसिपेटेड फील करके आएगा, यानी प्रतिभागिता, कि उसको लगे कि मैं भी क्लास का हिस्सा हूं, ठीक है ना। तो ये बात उतनी बेहतर नहीं है। सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा, सबसे ज्यादा सक्रिय जिस ऑप्शन में हो वही ऑप्शन बेस्ट है, जो हमें अभी तक पहला लग रहा है, बाकी ये तीनों चेक करेंगे, है ना। क्लियर है बात, क्लियर है। देखते हैं, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, यानी धूप में या गर्मी के मौसम में आप आउटडोर एक्टिविटीज मत कराइए, क्या कराइए, इंडोर एक्टिविटीज कराइए। तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा कि मतलब इंडोर हो एक्टिविटी चाहे आउटडोर हो, बच्चे को तो हमें आनंद की प्राप्ति हो, उसको वेलकमिंग लगे, स्वागतीय लगे, समावेशन लगे कि मैं भी क्लास में मैटर करता हूं या पार्टिसिपेट कर रहा हूं मैं भी, तो ये तो गड़बड़ है। मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली में सिर्फ दो प्रकार के विकास आए हैं, विकास के प्रकार, एक शारीरिक विकास क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है, और दूसरा आपका खुशहाली में इमोशनल डेवलपमेंट आ गया, हद से ज्यादा आपका मन करे तो हम कह देंगे चलो भाई मानसिक विकास भी आ गया होगा अच्छे स्वास्थ्य में, बट सामाजिक विकास तो रह ही गया। तो विकास के सभी पहलू पहले ऑप्शन में जब आ गए थे, तो उससे अच्छा, इससे अच्छा ऑप्शन जब हमारे पास ये है जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, भाई जब आप विकास के सभी आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप खुश भी महसूस करेगा, है ना। क्लियर है बात। तो इसलिए फोर्थ की वो बात बन नहीं पा रही, वो उतना इंक्लूड नहीं कर पा रहा है या उतना एक्टिव नहीं है बच्चा जितना फर्स्ट में है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो हमें वो ऑप्शन बेस्ट जो सबसे बेस्ट हो या फिर बाकियों को अपने अंदर समाहित करता हो, जो यहां पे पहला ऑप्शन अपने आप कर रहा था। तो दो ही चीजें, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और दूसरा बाकी ऑप्शंस को भी अपने अंदर समाहित कर ले एक्टिव होते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये कहता है कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में यानी रियल लाइफ में भाषा प्रयोग यानी लैंग्वेज का यूज उसकी रियल लाइफ में कहां पे सबसे ज्यादा आएगा, कौन सी भाषा के मेथड में आएगा, ये सब मैंने कराए हुए हैं। अगर प्रीवियसली आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो इवन हिंदी की इस बार की मैराथन भी देखेंगे। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड में रियल लाइफ में वो यूज करता है डायरेक्ट मेथड को, या फिर श्रव्य भाषिक विधि, प्राकृतिक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम। फर्स्ट ऑप्शन 42% लोग दे रहे हैं जवाब में, जो कि एकदम गलत है ना। बहुत बढ़िया, प्रत्यक्ष विधि कह रहे हैं, शिखा भी प्रत्यक्ष कह रही है, ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग। चलिए समझते हैं, कौन सा उपागम यानी विधि या मेथड शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। वास्तविक परिस्थितियों में आपको पता है डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि जो है ये कोई वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भाषा प्रयोग से बहुत ज्यादा संबंधित ना होकर के ये आपके जो टारगेट लैंग्वेज है, जो लक्ष्य भाषा है, जो स्कूल में जिस मीडियम में मान लो पढ़ाया जा रहा है उसी मीडियम में आपको वही भाषा यूज करनी पड़ेगी। यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल यदि है तो बच्चा सिर्फ इंग्लिश में बात करेगा, ये है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। ये वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित नहीं है, मजबूरी है एक तरह की। यहां मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, यानी मदर टंग का यूज नहीं करेगा बच्चा, है ना। सिर्फ और सिर्फ संप्रेषणात्मक उपागम है यहां पर, जिसको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कह देते हैं,
या कम्युनिकेशन अप्रोच कहेंगे, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहेंगे इंग्लिश में। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोजी से ही उठा लिए इन्होंने, सीधे के सीधे बस ट्रांसलेट कर दिए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम यहां देखें तो एक सिंपल सी बात है कि संप्रेषणात्मक उपागम यानी संप्रेषण करके, संप्रेषण कहां होगा, कम्युनिकेशन कहां होती है, रियल लाइफ में। तो वास्तविक जीवन में, यानी बच्चा जब बातचीत कर रहा है, चाहे वो सब्जी लेने गया हो, चाहे वो कहीं भी, वो रियल जेन्युइन कन्वर्सेशन है वहां पे, यानी संप्रेषण है, बातचीत है जो वास्तविक जीवन में हो रही है। प्रत्यक्ष विधि में जरूरी नहीं है कोई वास्तविक जीवन के ही सारे हिस्से हो, ये सिर्फ स्कूल तक सीमित है अगर देखा जाए तो, कि आप पढ़ा रहे हैं उसी माध्यम में जिस माध्यम में आपको भाषा सिखानी है जो भी, ठीक है ना। श्रव्य भाषिक विधि का यहां बनता ही नहीं है, क्योंकि ऑडियो लिंगुअल मेथड है कि आपने कुछ टर्म्स, इसको आर्मी मेथड भी कह देते हैं, कि आपने कुछ टर्म्स याद कर लिए किसी दूसरी भाषा के और उनसे ही आप अपना काम चला रहे हैं, यस सर नो सर करके। प्राकृतिक उपागम, अब नेचुरल मेथड में हम ये कहते हैं कि पढ़ना लिखना भी सिखाएंगे, जो LSRW होती है, जो स्किल्स हैं, जो भाषा कौशल है, सुबो पाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये एक प्राकृतिक क्रम में सिखाएंगे। जो वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ डी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष विधि नहीं होती है यूज, लेकिन वो स्कूल तक ज्यादा सीमित है। तो जब भी कुछ कीवर्ड्स हैं, जब वास्तविक परिस्थितियों की बात आ जाए, भाषा वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग, तो भाई संप्रेषणात्मक उपागम से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। ये नहीं होता तो एक बार को हम प्रत्यक्ष विधि का भी सहारा ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूं। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? 5th क्लास की बच्ची है जो ये कह रही है कि जब मैं अपना काम मतलब जो भी मैंने होमवर्क किया है या जो भी मेरा काम है उसको मैं पहले जांचती हूं फाइनल, सटीकता के लिए कि उसमें कोई गलती ना हो, एक्यूरेसी है या नहीं है, एक्यूरेट हो मेरा काम, गलतियां कम से कम हो, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक हो। तो एक्यूरेसी के लिए फाइनल जांचती हूं, खुद से जांचती हूं, टीचर से नहीं, टीचर को देने से पहले, ठीक है ना, पढ़ने से पहले कि देख लिया आपने सही है नहीं। जब आप पेपर करने जाते हैं तो आप एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ सब सही से लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। मोए मोए हो गया, कोई बात नहीं अंशु, अभी होगा मोए मोए, कुछ दिन में समझ में आने लगेंगी चीजें कि किस तरह से पकड़ना है आंसर को। अंतिम यानी फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। तो यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? भाई ये प्रूफ रीडिंग है, रीडिंग के हमने स्टेप्स किए थे, प्रूफ रीडिंग है, यानी पढ़ने से, फाइनल काम के प्रिंट होने से पहले, मान लीजिए मेरी बुक भी आ रही होती है कोई, तो उससे पहले प्रूफ रीडिंग होगी। नोट्स तक आपको जो मिलते हैं बैचेस में, जो नए बिल्कुल नोट्स फर्स्ट क्लास कहेंगे उनको, जो मिल रहे हैं आपको आज की डेट में, उसमें लगता है टाइम। आज मैं बैच में भी समझा रही थी कि कई सारी स्टेजेस हैं जिनसे होकर के वो नोट्स गुजरते हैं, है ना। कि फर्स्ट स्टेज क्या है, जब क्लास चल रही होगी तो एक एक चीज बाइलिंगुअली नोट्स में डाली जाएगी, तो पहला स्टेप ये हो गया कि वो लिखी जाएगी प्रॉपर। फिर सेकेंड स्टेप पे वो टाइपिंग के लिए जाएंगे, है ना, टाइप्ड होकर के जब वो आ गए, थर्ड स्टेप में टाइप होकर के आ गए, जब ये आ गए तो अब होगी प्रूफ रीडिंग, कि कहीं आप इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी हो, टीम ने कुछ गलती रही हो, जो कि निकलती है बहुत सारी गलतियां, है ना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं कोई चीज गलत लिख दी है, तो ये प्रूफ रीडिंग होगी आपको फाइनल देने से पहले, ताकि सटीकता को जांचा जा सके। और ये प्रूफ रीडिंग अगर ठीक नहीं निकला उसमें, तो प्रूफ रीड करके फाइनल करेक्शन के लिए भेजा जाएगा, फिर वहां से सामने से आएगा। तो ये कई स्टेजेस में जाके नोट्स जो आपको आसानी से मिल जाते हैं, कि पूरे चैप्टर का आपको 5 पेज में नोट्स मिल गए अच्छे से, उसमें समय लगता है। तो प्रूफ रीडिंग एक्यूरेसी के लिए की जाती है कि सटीकता बनी रहे। सहपाठी मूल्यांकन होता है पीयर असेसमेंट, के बच्चे आपस में एक दूसरे की कॉपी को जांच रहे हैं खुद से ही, है ना। प्रारूपण होता था, ड्राफ्ट बनाया आपने कि आप ऐसा कुछ लिखेंगे, पुनः प्रारूपण, रीड्राफ्ट कर रहे हैं अगर कुछ गलती रह गई उस ड्राफ्ट में तो, ठीक। तो ये प्रूफ रीडिंग है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है, यानी एक रीडिंग कॉर्नर बनाना चाहती हैं। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए? यानी वो एक रीडिंग कॉर्नर, एक क्लास में एक रीडिंग कॉर्नर हो जहां बच्चे बैठ करके पढ़ सकें, या उनको कोई कहानी सुनाई जा सके, पढ़ी जा सके उनके साथ। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त या महत्वपूर्ण बात क्या है? पहला ऑप्शन है, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? यानी जो रीडिंग करिकुलम है या सिलेबस है, उसका जो टारगेट है वो पूरा होगा उन किताबों से। जबकि रीडिंग कॉर्नर हमेशा टारगेट या सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं, कई बार बच्चा लैंग्वेज को एंजॉय कर पाए, उसको समझने में मजा आए भाषा को, इसलिए भी होता है। तो ये गलत लक्ष्य है। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं?
कि आप ये जांचेंगे कि एक से अधिक जो इंस्ट्रक्शन है या सब्जेक्ट्स में काम आ जाएंगे या नहीं, ये भी सेंसलेस बात हो जाती है। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं, यानी नोन राइटर्स होने चाहिए, और बाल साहित्य की जो चिल्ड्रंस लिटरेचर है उसके इंपॉर्टेंट लेखक हैं। तो क्या सिर्फ इंपॉर्टेंट लेखक ही अगर हम पढ़ाएंगे तो बाकी लेखक कुछ अच्छा नहीं लिख रहे होंगे? तो ये भी उतना अच्छा नहीं है। इन्होंने गलती से या जो भी रहा है आंसर की में इसको ले लिया है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये लगाना भी नहीं है हमें, क्योंकि इस बार गलती मान लो हो भी गई, अगली बार नहीं होगी, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन इससे कहीं बेहतर है। क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं, कि वो खुद से जब रीडिंग कॉर्नर में पढ़ने बैठेंगे तो वो समझ भी पाएंगे, उनके लेवल के अनुसार हैं वो या नहीं है? यही सबसे ज्यादा जरूरी है, बजाय कि वो बहुत ही फेमस राइटर्स की बुक्स हैं कि नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? टीएलएम बोले तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो भी चार्ट, जो भी मॉडल, जो भी क्लासरूम में टीचर लेकर के आता है, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं जिसको हम, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चयनित सामग्री अभी मानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिसे आसानी से बदला जा सके। तो बदला जा सके, इजीली अवेलेबल हो, हाँ ठीक है। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। मतलब सामग्री पे क्या मतलब, चलना थोड़ी होता है कि अगर चार्ट बना के लाया टीचर, या फिर कोई मॉडल है, या फिर कुछ और कोई आपके जो कार्ड्स होते हैं वो उस तरह के आपके कार्ड्स हैं, या फिर अलग अलग तरह की चीजें हो सकती हैं इसमें, तो क्या उन पे चलना थोड़ी होता है भाई। चार्ट अगर टीचर स्कूल में ला करके या क्लासरूम में टांग करके आपको कुछ समझा रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में, तो उसका चिकने होने से क्या दिक्कत है? खुरदरा होना, ये एक बार को ब्रेल लिपि के बारे में कुछ कह रहे होते, कुछ दृष्टि बाधित बच्चों के बारे में बात हो रही होती तो हम मान भी लेते। तो ऐसा नहीं है कि चयनित सामग्री जो है वो सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए। भाई टीचर भी टीचर ही लाता है जनरली, अगर देखें तो हम अपनी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये पीपीटी आपसे थोड़ी बनवाई है मैं ही लेके आई हूं ना। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कभी चाहें तो, लेकिन जरूरी नहीं है। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को वो खतरा ना हो उससे, कि आप कोई कुछ लेकर के गए इस तरह का, उससे करंट लग गया बच्चे को, तो वो सामग्री अच्छी नहीं है फिर। दूसरा, जो चयनित सामग्री आप लेके गए हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री आप लेके गए क्लास में, वो बच्चों की एज के एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एज एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आयु समूह के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरी क्लास के बच्चे को आप 10वीं क्लास के लेवल की सामग्री नहीं लेकर के जाएंगे। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, चयनित सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में भी पर्याप्त अवसर दे। जैसे कोई गेम हो सकता है लैंग्वेज को लेकर के। तो ये बाकी बातें सही है, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है कि सिर्फ बच्चों से ही बनवाओ और खुरदरी बनवाओ, ऐसी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये कहता है कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा, थोड़ा सा और जूम करेंगे, देखना एक बार। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने, पढ़ के एक बार आप पोल में जवाब दे दो, हाँ देखना। तो कक्षा 3 की अध्यापिका है, यानी क्लास 3 की टीचर हैं, अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, सकना है ना, क्या तुम खा सकते हो, यानी 5 शब्द पूछने जिसमें सकना वर्ड यूज हुआ हो, है ना। गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है, ये इस तरह की एक्टिविटी क्यों कराई जा रही है, सिंपल क्वेश्चन ये है। फटाफट से बताओ आप लोग पोल में जवाब देकर के। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग, 35% लोग। स्वच्छंद बोलना, निष्क्रिय यानी इंडिपेंडेंटली बोल पाए ताकि बच्चे, निष्क्रिय श्रवण यानी पैसिव लिसनिंग है, तो बच्चे तो एक्टिव हैं इसमें, पैसिव कहां है, और खुद से स्वतंत्र रूप से बोल पाए, सिर्फ बोलना है इसमें या वो सेंटेंस भी बना पाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। मौखिक प्रवाह अभ्यास यानी वो बोल पाए, प्रवाह का अभ्यास हो पाए, जो राइमिंग वर्ड्स हैं उस तरह के शब्द वो और बना पाए, उस तरह के वाक्य वो और बना पाए। सकना से क्या तुम तैर सकते हो, क्या तुम खा सकते हो, क्या तुम जा सकते हो, तो ये जो मौखिक प्रवाह है उनका, यानी जो उनकी ये फ्लुएंसी है बोलने में, वो क्रिएट हो पाए, ओरल फ्लुएंसी का अभ्यास हो पाए, उनको उस तरह के शब्द, वो उनका जो उच्चारण है वो भी क्लियर होगा उस चीज से, और नया शब्द भंडार भी वो बना पाएंगे, नए वाक्य वो निर्माण कर पाएंगे अगर मैं कहूं तो नियंत्रित मौखिक अभ्यास नहीं है, ये प्रवाह वाला अभ्यास है जिसमें एक रिदम बने, ऐसा नहीं है सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है यहां पे। क्लियर है?
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी से जवाब दो। ओहो, इतनी देर से, हाँ समझ गया यार, वो बंद रह गया। कोई नहीं, देखो एक बार इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन निकल गया है ना, रामायण खत्म हो गई, पूछा जा रहा है सीता जी कौन थी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 एक बार फिर से देख लेते हैं। साक्षरता, शिक्षण, उपागम, अक्षर और ध्वनि के बीच में संबंध की जब भी बात होगी वो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस को दर्शाएगा, ध्वनि विज्ञान निर्देश को दर्शाएगा कि क और ख मिलके कुछ नहीं बनेगा, क और र मिलकर के कर बन जाएगा, घ और र मिलकर के जो ये साथ में आए तो ये घर बना। यानी ध्वन्यात्मक जागरूकता ही अफेक्ट होती है आपकी डिस्लेक्सिया में भी, जो हम सीडीपी में भी डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो अक्षर और ध्वनि की जब भी बात होगी मिला के पढ़ने की, तो वो ध्वन्यात्मक जागरूकता या ध्वन्यात्मक निर्देश की बात होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो आप फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। ग्रामर टीचिंग किस तरह से ना करें। देखो बच्चे को एक्टिव रखना जरूरी है, ठीक है ना, चाहे ग्रामर हो चाहे कुछ भी हो। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, यानी संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के मौके देना। बात तो ठीक है, ये तो सही तरीका है, क्या दिक्कत है, कम्युनिकेशन के माध्यम से सीख जाएगा बच्चा। भाषा हो, भाषा के नियम हो, जिसको व्याकरण कहते हैं हम। व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना, तो ये सबसे खराब तरीका है। जहां बच्चा रोट लर्निंग या रटंत विद्या चलंत नहीं, तो जहां भी वो रट रहा हो बच्चा यहां निष्क्रिय है। कंठस्थ है ना, रट्टे लगा लो किसी चीज के, ये एकदम खराब तरीका है। कंठस्थ करके सीखना खराब तरीका है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए, एक्टिवली सक्रिय रूप से सिखाया जाना चाहिए। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, यानी रियल कम्युनिकेशन वास्तविक परिस्थितियों में, बिल्कुल सही है। उसके माध्यम से बच्चा सीख जाएगा कि जब वो बात कर रहा है कि अच्छा ये मेरी फ्रेंड है, मान लो नैना नाम है मेरी फ्रेंड का, तो ये जो नाम है, ये जो नैना है, संज्ञा है, ये वो बातचीत में भी सीख सकता है व्याकरण। वही है वास्तविक संप्रेषण। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, यही हम बात कर रहे थे। व्याकरण को संदर्भ में सिखाना, या इसी को प्रासंग में कहते हैं, प्रसंग में सिखाना, यानी प्रासंगिक कॉन्टेक्स्ट में सिखाना, कि जब एक कहानी चल रही है उस कहानी में बता दिया ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनके जो नाम हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। ये कैरेक्टर जब मान लीजिए सीमा है जो दिल्ली जा रही है किसी एक चैप्टर में हिंदी के, तो आप बता सकते हैं जाना एक क्रिया है, तो संदर्भ में सिखा दिया आपने व्याकरण के नियमों को। लेकिन कंठस्थ करवा के रट्टे लगवा के सिखाना एकदम गलत तरीका है व्याकरण क्या कुछ भी पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 12, नियम नहीं रटवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। यानी आप जब टेक्स्ट बुक निर्मित कर रहे हैं एक तरह से, बुनियादी चरण फाउंडेशनल, पता है ना, एफपीएमएस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 4 स्टेजेस हैं उसमें। पहले 10+2 होता था, है ना,
कि 10 साल का सेकेंडरी और फिर 2 साल का सीनियर सेकेंडरी। अभी क्या है 5+3+3+4 है ना। तो ये जो फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें आपका आंगनवाड़ी भी है और आपका क्लास 1 और 2 भी है, शुरुआत के फाउंडेशनल जो 3 ईयर भी है और क्लास 1 और 2 भी है। तो ये जो बुनियादी चरण है यहां पे पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना के बारे में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है मूर्त सिद्धांत, तकनीकी सिद्धांत, पाठ्यचर्या सिद्धांत या प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसमें गलतियां हो भी काफी रही हैं, ठीक है ना। देखिएगा, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत जरूरी है कि आपकी प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए, अच्छी किताबें आकर्षक दिखनी चाहिए बुनियादी स्तर पे, क्योंकि बच्चा छोटा है ना। तो ये बात तो सही है। फिर आता है पाठ्यचर्या सिद्धांत, यानी पाठ्यचर्या का जो निर्माण है वो ऐसा हो कि वो बच्चे की एज के एप्रोप्रिएट हो, उसमें चीजों को समझा जा सके। ये भी जरूरी है कि पाठ्यचर्या का निर्माण ही होना चाहिए बच्चे के उम्र के मुताबिक, उसकी रुचियों के मुताबिक। तकनीकी सिद्धांत, क्या नए टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे करिकुलम डिजाइन किया जाए, उसको प्लान किया जाए, किताबें बनाई जाएं, एक्टिविटीज डिजाइन की जाएं। ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मूर्त सिद्धांत यहां सबसे कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मूर्त, अगर आप प्याजे की थियरी पढ़ेंगे तो लॉजिक के समय पे हम कहीं यूज करते हैं, ये थोड़ा सा और बड़ी एज में इसको यूज किया जा सकता है मूर्त सिद्धांत को, क्योंकि बाकी चीजें जो प्रस्तुतिकरण एंड ऑल है उसका ध्यान रखा गया है, पिक्चर्स एंड ऑल का, उसमें जितनी मूर्तता की जरूरत है वो ऑलरेडी वहां आ गई है। अलग से मूर्त सिद्धांत उतना जरूरी यहां मुख्य नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन सही है यहां। ऐसा थोड़ी ऊंट के बारे में पढ़ा रहे हो तो उसको लेके आओगे, पिक्चर में प्रस्तुतिकरण कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, बुनियादी चरण मतलब बच्चा वही छोटा है ना। देखो एक बार, कितने साल का होगा, 7 साल तक की बात होगी इसमें कहीं, है ना। तो वह अपने कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करता है या बार बार लिखता है। ये बहुत अच्छा काम है, इसमें तो रट्टाफिकेशन है। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है, यानी बच्चे की सिर्फ फाइन मोटर स्किल्स, यानी वो लिखना पढ़ना सीख जाए, इसी पे फोकस है। क्यों भाई, उसका दिमाग भी विकसित हो, उसके इमोशंस भी विकसित हो, है ना, वो एंजॉय भी करे लर्निंग को। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, तो ये भी रट्टाफिकेशन ही है कि बस छोटे बच्चे क्या है, गीत गाएंगे अध्यापक के पीछे। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ये बात सबसे ज्यादा सही है, ये बात मैं बहुत सालों से कहती हूँ कि जहां बच्चे के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस, जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व आप कर सकें उतना बढ़िया आप पढ़ा देंगे। यानी जब आपने एक चार्ट दिखा दिया तो उसके आंखें, यानी हमारे 5 सेंसेस है ना, देखना, सुनना, टच, फील, टेस्ट, है ना, तो आपने जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व कर लिए कि बच्चा कुछ देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, कोई एक्टिविटी भी कर रहा है ना, कुछ टच फील भी कर रहा है, तो जितनी ज्यादा इंद्रियां प्रयोग में आएंगी उतना वो सक्रिय महसूस करेगा। तो ये सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो गया यहाँ पे। बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव, यानी सबसे ज्यादा सक्रिय, और एक्टिव कहां होगा, जहां उसकी इंद्रियां ज्यादा इन्वॉल्व होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एक तो सारे ही क्वेश्चन में नहीं लगा दिया है, अगर कोई जल्दबाजी में पढ़ेगा तो उसका तो नंबर गया, है ना। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं, यानी वो जो बाल गीत नहीं होते हैं, नन्ना मुन्ना क्या हूं, राही हूं, देश का सिपाही हूं, है ना, ये सब क्या है, शिशु गीत ही है एक तरह से। तो इनको गाने के बारे में या इनके उच्चारण के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। उच्चारण का अभ्यास करने के, ये उच्चारण का अभ्यास कराते हैं जब हम शिशु गीत गाना सिखा रहे हैं बच्चे को, या वो गाता है। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। फटाफट से बताओ, अब गड़बड़ यहां हो गई क्योंकि इन्होंने गलत शब्द का प्रयोग कर लिया। 4th ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, देखना एक बार फिर से ध्यान से देखो इसको, देखते हैं देखो एक बार। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं, उच्चारण का अभ्यास करने के, ठीक है, उच्चारण का अभ्यास हो जाएगा। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, या फिर शब्दावली को समृद्ध करने के तरीके हैं, या शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के तरीके हैं। बताइएगा। बिल्कुल, कि शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के तरीके हैं। देखो इसमें से ये हटा देते हैं, उच्चारण का अभ्यास करना ठीक है, शब्दावली को समृद्ध भी किया जाएगा इसके माध्यम से, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, ये भी हो जाएगा कुछ हद तक। बट अगर हम देखें शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने की, ये भी गलत नहीं है, इसका आंसर सेकंड ही है, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। इसको एक बार ऑफिशियली भी चेक करेंगे, है ना, इसको एक बार ऑफिशियली भी चेक करेंगे,
फोर्थ के साथ अभी हम जा रहे हैं शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, क्योंकि अगर ऐसा भी कहा जा रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि आप वो गीत आपके दिमाग में तो बैठ ही जाएगी उसकी जो संरचना है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बहुत क्लोज है दोनों ही। कंठस्थ शब्द देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड या टैग वर्ड या की वर्ड से जो लोग रट्टे लगाते हैं उसके बेसिस पे मत चलना कि कंठस्थ लिखा हुआ है तो गलत ही होगा। किस तरह से पूछा है क्वेश्चन उस पर डिपेंड करेगा। और इसमें शायद मुझे लग रहा है ई या कुछ तो इन्होंने टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है आंसर की में भी, एक बार मैं चेक कर लूंगी। अभी हम फोर्थ के साथ जा रहे हैं, एक बार चेक कर लूंगी, जब नेक्स्ट हिंदी का सेशन होगा इसको इंक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा कि मान लो बच्चे हैं 5, ए बी सी और डी 4 बच्चे हैं, तो डी ने ए को अपनी नोटबुक दी चेक करने के लिए, बी ने सी को दी। आपस में बच्चे एक दूसरे की नोटबुक या पुस्तिकाओं को चेक कर रहे हैं। तो ये क्या है? संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास है, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास कराना या नई शब्दावली। सिंपल है, ये पीयर असेसमेंट कहते हैं इसको, यानी सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना कि बच्चे में पीयर असेसमेंट का गुण आएगा, जो 360 डिग्री असेसमेंट 360 डिग्री आकलन की बात करता है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति है वो कहती है बच्चा खुद का आकलन खुद भी कर पाए, यानी सेल्फ असेसमेंट भी हो पाए, उसका टीचर भी उसका आकलन करे यानी स्वयं आकलन भी करे, शिक्षक भी आकलन करे, और पीयर असेसमेंट यानी सहपाठी भी आकलन कर पाए, तब जाकर के वो 360 डिग्री असेसमेंट बनेगा। तो ये बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, यानी कौन सा एक साइन है जो सही नहीं है लैंग्वेज के बारे में। संकेत भाषा समझते हैं, साइन लैंग्वेज जो हम मूक बधिर लोगों के लिए कई बार यूज करते हैं, जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। तो साइन लैंग्वेज में आपने न्यूज भी देखा होगा, कभी डीडी नेशनल पे बचपन में आया करती थी, आपको याद हो तो। संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। क्या कह रहे हो? अब हम नए लोग हैं, हमने नहीं देखा डीडी नेशनल, है आपकी तरह बूमर नहीं है हम। देखो एक बार, तो संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है, यानी साइन लैंग्वेज के बारे में। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ये बात सही है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं, सही है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नेचुरल लैंग्वेज है, बिल्कुल नेचुरल टाइप ऑफ लैंग्वेज है। ये गलत है कि संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। व्याकरण वहां भी है, बस लिखित और मौखिक भाषा से थोड़ी सी भिन्न होती है। जो ग्रामर है साइन लैंग्वेज की, है ना, साइन लैंग्वेज में भी व्याकरण है। अगर हम देखें तो साइन लैंग्वेज आप समझते हैं हाथों का प्रयोग करके, तो यहां भी ए बनाने के लिए एक तरह से जो हैंड मूवमेंट है वो होगा, और यहां भी वाक्य निर्माण तो होता ही है ना, चाहे वो हम मौखिक भाषा के रूप में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसकी व्याकरण नहीं है, व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा फटाफट। कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा मदर टंग का जो घर की भाषा है का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, दुनिया भर में। मतलब ये ऐसी कोई लैंग्वेज पेडागोजी नहीं होगी जहां ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स नहीं आया होगा, है ना। अगर हम देखें, पीडीएफ डाल देंगे भाई, आज डल जाएंगे पीडीएफ। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी मातृभाषा मदर टंग के यूज को एनकरेज नहीं करता? कौन सा मेथड जिसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था जहां से क्लास शुरू हुई थी। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड कहते हैं इसको, कि यहां मदर टंग का यूज नहीं होता। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए हैं तो आपको कह दिया जाएगा जो भी आपकी मदर टंग हो, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मलयालम हो, जो भी हो, क्लास में बात होगी सिर्फ इंग्लिश में, नहीं तो फाइन लगेगा। ये क्या है कि जो मदर टंग है उसका यूज जीरो, जिस भाषा को सिखाना चाह रहे हैं, जो टारगेट लैंग्वेज है, जो लक्ष्य भाषा है, उसी का प्रयोग होगा, ना कि मातृभाषा का। तो सिर्फ इंग्लिश में बात होगी जो कि लक्ष्य भाषा है, जिस भाषा को आप सिखाना चाहते हैं, डायरेक्ट उसी भाषा का प्रयोग होगा। इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं या प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। श्रव्य भाषिक जो सुनकर के, ऑडियो लिंगुअल, इसमें तो फिर भी मिक्स हो जाती है, प्राकृतिक में भी, संप्रेषणात्मक में भी मातृभाषा का प्रयोग है, लेकिन ये जो है आपका डायरेक्ट मेथड इसमें वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? देखो, एक होता है आपका घोषणात्मक ज्ञान जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज इंग्लिश में, और एक होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान जिसको हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। ये इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस जब से मर्ज हुए तब से ये टॉपिक आया, नहीं तो हिंदी में ये नहीं पूछा जाता था। ठीक है ना, हाँ फाइन लगे ना। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक, पेनल्टी कह लो यार, स्कूल में तो फाइन ही बोलते थे ना। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी प्रोसीजरल नॉलेज की बात हो रही है। प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को करना। पहला है व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। देखो, जब जानना तत्वों को यानी एलिमेंट्स, यानी ये डेफिनेशन या ज्ञान को बढ़ाने की बात हो रही, तो वो डिक्लेरेटिव नॉलेज नहीं होती, वो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है यानी घोषणात्मक ज्ञान, जिसमें ज्ञान को बढ़ा रहे हैं आप।
तत्व कैसे बने उसके बारे में जानना, किसी काम को करते कैसे हैं वो है प्रक्रियात्मक ज्ञान, यानी उसकी प्रक्रिया का पता है आपको, तो ये घोषणात्मक हो गया। भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, यूज नहीं कर रहे हैं, बोलना नहीं सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये भी घोषणात्मक ज्ञान है। यह है जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, हाउ टू डू समथिंग, साइकिल कैसे चलाई जाती है वो प्रोसीजरल नॉलेज है। साइकिल क्या है वो डिक्लेरेटिव नॉलेज है, यानी घोषणात्मक ज्ञान है कि साइकिल क्या है, कैसी होती है, कैसे बनी होती है, साइकिल चलाते कैसे हैं, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है। ये प्रोसीजरल नॉलेज है, यह है जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, कैसे सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन को, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, तो वो घोषणात्मक ज्ञान हो जाएगा फिर। तो थर्ड ऑप्शन ही सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 19। 20 क्वेश्चन हमें करने हैं। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि जो हमें समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट, जो हमें मुश्किल लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ऐसा नहीं है। फटाफट बताइएगा। क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहे, ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चंस ना दिखें? हमें क्यों दिख रहे हैं? मतलब अगर मन नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का तो सीधा मना कर दोगे कि दिख ही नहीं रहे हैं, ऐसे काम करोगे अब से? चलो फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कई लोग, देखना एक बार, मतलब ऑप्शन नंबर 1 कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी यानी स्पेसिफिक डिटेल, समाचार पत्र पढ़ रही हैं और देखना चाहती हैं कि ये वाली न्यूज कहां है मान लीजिए, या फिर वो क्या मैट्रिमोनियल साइट वो सेक्शन आता है ना समाचार में, तो समाचार पत्र में वो गई ही हैं कहां देखने, मैट्रिमोनियल वाले पेज पे या स्पोर्ट्स पेज पे, है ना। तो विशिष्ट जानकारी चाहिए, कोई एक विशिष्ट जानकारी या विशिष्ट न्यूज या स्पेसिफिक डिटेल ढूंढ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग और स्किमिंग सुना है ना, तो ये स्कैनिंग है बारीकी से पठन, यानी आप गहनता से पठन कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर डिटेल के लिए, अध्ययन कौशल समालोचनात्मक चिंतन सरसरी तौर पर पढ़ना तो स्किमिंग होता है। तो ये बारीकी से पठन के अंतर्गत आता है जब आप कोई स्पेसिफिक या विशिष्ट जानकारी ढूंढ रहे होते हैं। आज के लिए आखिरी सवाल है, इस तरह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते रहेंगे, आप फटाफट से इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। ध्यान से पढ़ना, कक्षा 6 की बच्ची श्रेया अपने पिता के ट्रांसफर की वजह से, स्थानांतरण की वजह से पंजाब के जालंधर से, तो वो पंजाब से कहां जा रही हैं? पंजाब से जा रही हैं तमिलनाडु, TN लिख देते हैं, ठीक है। मदुरई गई, वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती हैं, तो बच्ची की मातृभाषा क्या है? मदर टंग पंजाबी, पंजाब से गई है ना, और मातृभाषा मदर टंग है पंजाबी, ठीक है। और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती हैं, यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश भी पढ़ी है, ठीक है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है, उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? थर्ड ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं, फटाफट से बताना। बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है स्किमिंग वाले कौन थे? नॉट परचेज दिखा रहा है, व्हाट्सएप भी पे भी मैसेज किया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मुझे मेल कर दो अगर ऐसा है कि आपने बैच लिया और बैच चलने में दिक्कत हो रही है कुछ। व्हाट्सएप पे वैसे ये क्वेरी रिजॉल्व हो जानी चाहिए। एक बार माय कोर्स सेक्शन में देखना, एक बार रिफ्रेश करके अपडेट करके माय कोर्स सेक्शन में दिखेगा, आपने अगर वेबसाइट से परचेज किया है तो ऐप में भी दिखता है कोर्स, बशर्ते आपके पास आईफोन ना हो, आईफोन में दिक्कत हो रही है ऐप चलने में, है ना, ठीक है नसीबा। चलिए, करियर विल ऐप की बात हो रही है, कहीं और तीसरी जगह मत पहुंच जाना, फटाफट बताओ। थर्ड ऑप्शन 63% लोग कह रहे हैं, देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। चलो ठीक है, अंग्रेजी भाषा अर्जन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो सेकंड लैंग्वेज की तरह सीखी है, स्कूल में सीखी है, और तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सभी तीन भाषाएं पंजाबी नहीं, तीनों कैसे आ जाएंगी? पंजाबी तो मदर टंग है, मातृभाषा अर्जित हुई है, वो तो अर्जित की है, बटोरी है अपने वातावरण से। अधिगम में क्या है? आप प्रॉपर लैंग्वेज को, उसका व्याकरण सीख रहे हैं, उसको डेली बेसिस पे उसको फॉर्मली सीख रहे हैं, जबकि यहाँ फॉर्मली नहीं सीखी। तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पंजाबी तो मदर टंग थी, तो सेंस ही नहीं बनता कि पंजाबी को भी अर्जन के अंतर्गत लाएं। पंजाबी और तमिल अर्जन है। अब आप कहेंगे भाई अपने साथियों के माध्यम से, अपने पड़ोसियों के माध्यम से तमिल भाषा बोलना और पढ़ना सीख लिया है। देखो, फॉर्मल सेटिंग में औपचारिक रूप से नहीं सीखा है,
ये वैसा है कि आपने अपने घर में मदर टंग, अपनी मातृभाषा मान लीजिए हिंदी है, तो आपने आसपास से सुन के बोलना सीख लिया और थोड़ा बहुत लिखना सीख लिया, ऐसे ही बिना फॉर्मल सेटिंग में, बिना औपचारिक रूप से स्कूल जाए, कोई नियम कायदे बहुत ज्यादा अलग से जाने, तो ये अर्जन ही कहलाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।